ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, उसको भेजा भी जा रहा है, उसको बेचा भी जा रहा है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो तरक्की की जो इबारत है उसको कैसे 50 साल में लिखा गया, इस पर उन्होंने खासा फोकस किया। और प्रधानमंत्री ये कहना भी नहीं भूले कि कैसे उन्होंने कोरोना काल में फेडरल स्ट्रक्चर को भी मजबूत किया और कहा कि शायद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री को अपने एक कार्यकाल में 23 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने का मौका मिला। राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 23 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई, उस बैठक का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने मिलकर काम किया और हम कोरोना को हराने में कामयाब हुए। ये कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, फेडरल स्ट्रक्चर और किस तरह से एक तुलनात्मक खाका उन्होंने पेश किया प्रधानमंत्री ने कि किस तरह से पहले जो नहीं हो पाया था आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो गलत नीतियां थी उनका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये भी उन्होंने रखा। राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद थे। संकल्प पत्र में भाजपा ने आने वाले 5 सालों में हर किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत पार्टी ने 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वायदा भी किया है। और इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर उनका भुगतान नहीं होता तो इस सिलसिले में हम कानून बनाएंगे और देरी होने पर ब्याज के साथ चीनी मिलों को गन्ना किसानों का भुगतान करना होगा। हमने वादा किया था कि गन्ना किसानों को हम भुगतान करेंगे। 1,49,000 करोड़ का भुगतान हमने किसानों का किया है। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। भाजपा नेता अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि 2017 में किए गए 212 संकल्पों में से भाजपा ने 92% संकल्पों को पूरा किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नए संकल्पों को पूरा करके दिखाएगी। 17 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल विकास के साल रहे हैं और ये भविष्य की नींव रखने में सहायक होंगे। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने पिछली बार संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया है और साथ ही इस बार जो हम वायदे कर रहे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित। और सीधे आपको गोवा ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। दुसरो संकल्प आम्ही पहिले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारा खातीर घर, एक एफोर्डेबल हाऊसिंग आमच्या गोंयच्या गृहिणीच्या नावार हे घर आसचें आणि ताच्या खातीर तांच्या नावार जे लोन आसतले ते फक्त 2% लोन गव्हर्नमेंट दितलो। हो एक आम्ही दुसरो संकल्प तुमच्या मुखार दवरता। सामान्य मनशाचे सरकार, खंय तरी सामान्य मनशाक नजरे समोर दवरून हो संकल्प पत्र तयार केला आणि ताका लागून आम्ही कटिबद्ध आसा की येणाऱ्या काळात डिझेल आणि पेट्रोल हाचेर टॅक्स हो सेम उरतलो, कांयच वाड जावची ना, जाल्यार ती कमीच जातली पण वाड जावची ना, हो आमचो कमिटमेंट आसा। आणि कमिटमेंट हो आम्ही पुराय करून दाखयतले, कित्याक आम्ही पयलीं बी जेन्ना सांगिल्लें तेन्ना आम्ही कमिटमेंट पेट्रोला वयलो पुराय करून दाखयला। सर्वांसाठी आरामदायी जीवन, एनहान्सिंग ईज ऑफ लिव्हिंग फॉर ऑल, मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी, म्हणजे खंय तरी आमचे लोकल बॉडीज ज्यो आसता, म्युनिसिपालिटी आसता, पंचायत आसता, तांकां बारीक सारीक कामां करपा खातीर हो फंड अवेलेबल करून दिलो वतलो। प्रत्येक पंचायतीक 3 कोटी आणि प्रत्येक नगरपालिकेक आणि महानगरपालिकेक 5 कोटी पर्यंतचो हो फंड सरकार वितरीत करतले। वैशिष्ट्यपूर्ण गोवर्तकीय पर्यटन, युनिक गोवन टुरिझम, हो एक अत्यंत महत्वाचो आम्ही प्रकल्प हातान घेता। म्हणजे खंय तरी गोंयच्या टुरिझमाक गोंयचो टच दिवप। आतांच परच्या बजेटान वायब्रंट विलेज स्कीम लॉन्च केल्या, तातून आम्ही होम स्टेज आणि तांकां प्रशिक्षण दिवन एक अत्यंत गोंयचो फ्लेवर टुरिझमाक हाडपाक सोदता आणि ह्या योजने मार्फत हो तयार जातलो। एम्पावरिंग द फ्युचर ऑफ गोवा, म्हणजे आमच्या युवा खातीर सरकार नोकऱ्यो दिवपाक कटिबद्ध आसा आणि खंय तरी लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावचो। आमच्या इंडस्ट्रीनी, आमच्या बाकीच्या आस्थापनांक लोकल सगळ्या कामाक लागचे, हाच्या खातीर 5000 पर्यंत जो म्हयन्याचो EPFचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा हो सरकार पे करतले। सो ताका लागून एनकरेजमेंट फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हाच्या मार्फत जातलो। गोंय एक परिपूर्ण पर्यटन स्थळ, म्हणजे खंय तरी गोंयांक कंप्लीट टुरिझम डेस्टिनेशन करप। गोंयांक खंयचोय टुरिस्ट, म्हणजे तातून एडव्हेंचर टुरिझम आयलें, तातून कॅम्प सायट्स आयल्यो, तातून इनलँड टुरिझम आयलें, फक्त कोस्टल एरिया खातीर न्ही पूण भितर पर्यंत आमचे टुरिझम पावपाक जाय। आमचे वैद्यकीय टुरिझम आयले, मेडिकल टुरिझम आयलो, तातून हेरिटेज आणि स्पिरिच्युअल टुरिझम आयले। गोंयांत कितलीशीच स्थळां आसा जाका लागून गोंय फेमस आसा आणि ही सगळी स्थळां विकसीत करून आणि बऱ्या तरेन विकसीत करून गोंयचो फ्लेवर एड करून हे सगळे एक परिपूर्ण टुरिझम योजना करपाचें ठरयलां। गोंया आशियांतले मायस कॅपिटल करपाचें, म्हणजे खंय तरी हांगा जगभरात व्हडली व्हडली कॉन्फरन्सां जाता, मिटिंगो जाता, 4000 5000 तातून प्रोफेशनल्स, व्हडले व्हडले हाय एंड टुरिस्ट पार्टिसिपेट जाता, हाय एंड प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट जाता, ते सगळे गोंयांत ओडून हाडपाचें आणि गोंयचे टुरिझम इंडस्ट्रीक एक अत्यंत वेगळ्या स्तरार व्हरून दवरपाचें हे एक इम्पॉर्टंट पावल आसा। म्हणजे गोंयांत तो गोवा का संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है और वरिष्ठ नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने ये संकल्प पत्र वहां पर जारी किया है, जिसमें वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म और बहुत से जो युवा हैं उनको रोजगार की बात की गई है। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज यूपी का भी संकल्प पत्र जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश में संकल्प पत्र में क्या कुछ खास बातें की गई हैं वो रामेंद्र हमें बताएंगे। रामेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र, अगर यूपी के संकल्प पत्र की बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो करती है वो करके दिखाती है। जो पहले 212 संकल्प लिए गए थे, 92% उसमें से पूरे किए गए और उसी की बदौलत है कि बीजेपी लगातार जीत हासिल की जा रही है। आज का जो संकल्प पत्र है, किस तरह के संकल्पों की बात करता है? रामेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जो गृह मंत्री जी ने संकल्प पत्र जारी किया उसमें भरोसा जताया कि हमने जो पिछले संकल्प पत्र जारी किए थे उनको हमने पूरा किया। मुख्यमंत्री ने भी कहा और ये जमीन पर दिखा है। आज उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जैसे इस अगली सरकार में
जो किसानों की बिजली है वो फ्री दी जाएगी। जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। हेलो, चेक 1 2 3। जी बताएं रामेंद्र, बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। बिल्कुल रमा जी, बीच में आवाज कट रही है, लेकिन जो संकल्प पत्र आज जारी किया गया है उसका मूल उद्देश्य है कि किसानों के लिए हम जो काम करने जा रहे हैं, 5 साल में हम फ्री बिजली देंगे। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लगाएंगे, जिससे कि जो वैल्यू है वो एडिशन की जा सके, जो किसानों का सस्ती चीजें बिकती हैं वो ना बिके। उसके अलावा आलू प्याज जैसी जो सब्जियां हैं जो खराब हो जाती हैं कम समय में, उनके भंडारण के लिए व्यवस्था करेंगे। ये यहाँ से शुरू हुआ सफर और महिलाओं युवाओं से होकर के जमीन तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनका पेंशन बढ़ाया जाएगा, जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी फ्री दी जाएगी, जो और युवा हैं उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली ये जो फोकस है वो रिमोट इकोनॉमी पर ज्यादा दिख रहा है कि हमारा किसान मजबूत हो, हमारे गांव मजबूत हो, हमारे युवा मजबूत हो, हमारे शहरों से जो जाने वाले रास्ते हैं छोटे छोटे शहरों के लिए वो मजबूत हो। तो इस सारी चीजों पर ध्यान रखा गया है और ये संकल्प पत्र धरातल पर आए तो उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलती हुई दिखेगी। रमा जी, बिल्कुल रामेंद्र, अगर संकल्प पत्र की हम मुख्य बातों को देखते हैं तो किसानों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, आश्रय पर खड़े व्यक्ति की बात की गई है। इसके साथ ही बात ये भी की है कि किस तरह से आने वाले सालों में नंबर 1 प्रदेश यूपी को बनाया जाएगा, किस तरह से आत्मनिर्भर यूपी को बनाया जाएगा और किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, ये बात उन्होंने कही कि हमको उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको जो नंबर 2 पर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो नंबर 2 पर है, इसको 1 नंबर पर ले जाएंगे। और उन्होंने उससे आगे कहा कि जैसे हम 1 नंबर पर इस पूरे इकोनॉमी को ले जाते हैं, लोगों के रोजगार का अवसर बढ़ेंगे, नौकरी का अवसर बढ़ेंगे। पूरी इकोनॉमी में वो चाहते हैं कि जो सामान्य आदमी उसकी जेब में भी पैसा जाए। तो एमएसएमई सेक्टर में हमने काम किया, उसका लाभ मिलेगा, जो पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरीके से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे और इकोनॉमी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति की जो आय है वो बढ़ेगी। इस पर उन्होंने फोकस किया है। रमा जी, रामेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता रामेंद्र जो लखनऊ से जानकारी दे रहे थे यूपी के बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में। और अब बात कर लेते हैं ताज़ा खबर की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे जन चौपाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में रामपुर, बदायूं और संभल के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के 2 बजे उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। नैनीताल जिले के 6 और ऊधम सिंह नगर के 9 विधानसभा क्षेत्रों के 59 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। हर जगह 1000 कार्यकर्ता एवं जनता वहां मौजूद रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का आज पंजाब की जनता को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज करीब 3:30 बजे पंजाब में फिरोजपुर और लुधियाना के मतदाताओं को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज भाजपा और उसके सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद कृषि की उत्पादकता की जगह लाभकारी खेती किस तरह से होती है, इस बारे में सोचना शुरू किया है। 2014 में सरकार में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पैराडाइम शिफ्ट to look towards the agriculture sector, the farm sector, कि हम प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से बदल करके प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच की कृषि की उत्पादकता के बजाय हम कृषि की प्रॉफिट की तरफ, उसके लाभकारी खेती किस तरह से होती है, इस दृष्टिकोण से हम सोचना प्रारंभ करें। सरकार ने पिछले 7 साल में उसी दृष्टिकोण से काम किया है।
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गोवा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज गोवा में मुर्दा, फातोर्दा और नवलिम में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गोवा में 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लखनऊ में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वे 3 मार्च को वाराणसी का दौरा करेंगे। यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए। ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें आने वाली हैं और इस बार झूठ के सहारे भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाएगी। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मेरठ के हस्तिनापुर में जनसंपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर कैंपेन किया। प्रियंका गांधी ने हस्तिनापुर की कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क वो कर रही हैं। और मीडिया प्राइम में यहां लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करें सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर, जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्र सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा पिछले दिनों मनाए गए कश्मीर एकजुटता दिवस का समर्थन करने वाली कार निर्माता कंपनी हुंडई को इस कृत्य के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के जवाब में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये मामला कंपनी के समक्ष उठाया गया है और कल ही उसे कहा गया है कि वो इस मामले पर साफ साफ माफी मांगे। This issue has been taken up both with the government there and with the
company concerned. They've already issued a clarification yesterday. We have also asked them to be more forceful in their unequivocal apology on this issue. और अब खबर केरल से। केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम चैनल मीडिया वन टीवी के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने जमाते इस्लामी के एक प्रमुख सदस्य से जुड़े मलयालम चैनल मीडिया वन के प्रसारण संबंधी लाइसेंस को रद्द किया है। गौरतलब है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को बंद करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर चैनल के नवीनीकरण को इनकार किए जाने का पर्याप्त आधार है। 2020 में दिल्ली दंगा पर गलत रिपोर्टिंग के कारण 48 घंटे का बैन लगाया गया था। और इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय जॉय हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कहा कोर्ट ने? The court has right now upheld the decision of government of India not to renew the license, or rather the revoking the license of this particular news channel, Malayalam news channel named Media One. Primarily, the contention of the Malayalam channel was that its opinion were not heard before the decision was taken regarding security clearance. But here, the court has clearly observed that in the context of national security and remarks in that context, it's not required to get the opinion opinion of the other party before arriving at the decision. So court actually referred to an earlier Supreme Court judgment in this line. So primarily, the court has looked into the files and documents related to this particular decision, and it has noted that the intelligence inputs seems justifiable in arriving at this decision. So primarily, the court, although it has given a relief in terms of it's working for at least for 1 week, has finally decided to uphold the Ministry of INB's order right now. सरकार के फैसले को कहीं ना कहीं कोर्ट ने सही ठहराया है। इस पूरे मामले को हम जानना चाहेंगे, क्या था ये पूरा मामला और अपने बचाव में चैनल का क्या कहना था? It started with the uplinking license that has got expired in 2021 September, and after that the channel had applied for renewal. And in January, the channel was issued a show cause notice by Ministry of INB after receiving inputs from Ministry of Home Affairs denying security clearance for the channel. So after that, towards the show cause notice, the channel from their side said their side was not heard, and only after that a decision can be taken. But then the Ministry of INB has taken the decision not to renew or rather revoking the license. So this was the context in which everything happened so far, and primarily in this decision, High Court, Honorable High Court, Kerala has gone with the decision of Ministry of INB telling that security clearance is of the larger significance. बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोर्ट ने कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से जो सरकार ने फैसला लिया है और जिस आधार पर सरकार ने फैसला लिया था उसे सही ठहराया है। आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद सीरियल बम धमाके मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 77 में से 28 आरोपियों को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में स्पेशल अदालत के जज अंबालाल पटेल ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद हैं। दोषियों की सजा का ऐलान कल किया जाएगा। इस मामले में सरकारी वकील अमित पटेल ने बताया कि इन सभी आरोपियों के ऊपर धारा 302 और यूएपीए एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। देश में कोविड टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। अभी तक 170 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग गई है। देश की 74% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। देश पूर्ण टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां तेजी से कोविड टीकाकरण हो रहा है। भारत में अब तक 170 करोड़ 21 लाख वैक्सीन की डोज लगी है। इसमें 95 करोड़ से ज्यादा पहली डोज लगी है, वहीं 73 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लगी है। इसके अलावा 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन डोज लगी है। 15 से 17 साल उम्र के किशोरों को अब तक 5 करोड़ 75 लाख से ज्यादा डोज लगी है, यानी 65% से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। पुरुषों को 86 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगी है, वहीं 82 करोड़ से अधिक महिलाओं को कोविड वैक्सीन की डोज लगी है। देश की 96% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, वहीं 76% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। देश के किशोर बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैंने आज ही अपना वैक्सीनेशन करवाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते हम लोगों की पढ़ाई बहुत ही बाधित हो चुकी है। अगर हमें इस कोरोना महामारी से बचना है तो हमें वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने आज कोरोना का वैक्सीन लिया है। वो वैक्सीन से कोरोना का बचाव होता है। आप लोग को भी कोरोना का वैक्सीन जरूर लीजिए। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने से छूट न जाए, इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। कुछ संस्थान तो बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने के लिए उनके घर घर तक पहुंच रहे हैं, ताकि उनको वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत न हो। केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराया जा रहा है। अभी भी करीब 12 करोड़ वैक्सीन का डोज राज्यों के पास उपलब्ध है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कोविड के खिलाफ जंग में तेज रफ्तार से होता हुआ टीकाकरण और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एसिडिटी, नींबू पानी लेगा? अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो, ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर, जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। जापानी संसद में यूक्रेन पर जारी तनाव पर बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने और जापानी प्रधानमंत्री को यूक्रेन और रूस के बीच शांति बनाए रखने के लिए हर संभावित कदम उठाने संबंधी एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रस्ताव में जापानी संसद ने यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। जापान ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जापान यूक्रेन के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जो अपने देश और क्षेत्र के अंदर स्थिरता की उम्मीद की टकटकी लगाए स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। प्रस्ताव में मौजूदा स्थिति में बलपूर्वक बदलाव किसी भी रूप में अस्वीकार है। रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती और युद्ध की आशंका के मद्देनजर ये प्रस्तावना जापानी संसद के विजय बैंक चैम्बर में प्रस्तुत किया गया। पिछले महीने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता को लेकर साथ काम करने की इन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी और यूक्रेन पर हमले की स्थिति में जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कड़ा कदम उठाने की बात कही थी। अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है तो वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद कर देंगे और ये योजना आगे नहीं बढ़ेगी। वॉशिंगटन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स के साथ बातचीत के बाद बाइडेन ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन योजना को बंद करने की चेतावनी दी। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात में ये उम्मीद जताई गई कि युद्ध आखिरी विकल्प नहीं है। रूस के पास वर्तमान में यूक्रेन की सीमाओं पर काफी सैनिक तैनात हैं।
और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। और खेल जगत की खबरों के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो हॉकी की खबर के साथ करेंगे, जहां भारतीय टीम इस साल की शुरुआत अपनी पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग से करने जा रही है। प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज अपने अभियान की शुरुआत टीम फ्रांस के खिलाफ करेगी। ये भारतीय टीम का साल 2022 का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। फ्रांस से भिड़ने के बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था। ऐसे में टीम की नजर दूसरे मुकाबले को भी जीत सीरीज अपना बनाने पर रहेगी। वहीं वेस्टइंडीज की टीम के लिए ये मैच करो या मरो जैसा रहने वाला है। इस बीच KL राहुल, मयंक अग्रवाल और नवदीप सैनी अब टीम के साथ जुड़ गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज को अपना बनाने की चाहत लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी KRBI टीम को दूसरे वनडे में भी हार का आईना दिखाने के लिए तैयार है। सीरीज के पहले मुकाबले में टीम ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ओवरऑल बेहतर तस्वीर पेश की। खुद कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में दिखे और 60 रन की पारी खेली। हालांकि विराट कोहली और ऋषभ पंत का सस्ते में आउट होना जरूर टीम को खला, इसमें भी खास तौर पर विराट कोहली का आउट होना। वैसे सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने जिस तरह से फिनिशिंग दी उससे जरूर टीम को राहत मिली है। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी ने अपनी अहमियत को एक बार फिर से सामने रखा, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी नई गेंद से प्रभावी दिखे। वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम के लिए दूसरा वनडे ही सब कुछ है, क्योंकि अब यहाँ हारे तो सीरीज हार जाएंगे। वैसे देखा जाए तो पहले मैच में टीम का बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह से फेल रहा। जेसन होल्डर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस टीम को सीरीज में बने रहना है तो सबसे पहले टीम को पूरे 50 ओवर खेलने की आदत डालनी होगी, जो फिलहाल इस टीम के बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। गेंदबाजी में भी टीम का पैनापन गायब रहा और भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल हो ऐसा दिखा नहीं। वैसे वेस्टइंडीज की टीम को आयरलैंड के हाथों वनडे सीरीज गंवानी पड़ी थी। ऐसे में टीम यहां अब एक और वनडे सीरीज नहीं गंवाना चाहेगी, लेकिन चाहने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तो प्रदर्शन से, जो फिलहाल इस टीम के खिलाड़ियों के बल्ले और गेंद दोनों से गायब है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई एक बड़ा मुकाबला रहने वाला है। अब बात करते हैं अंडर 19 टीम की। वेस्टइंडीज में हाल ही में समाप्त हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम आज स्वदेश वापस लौट आई। टीम ने यश धुल की कप्तानी में इस खिताब को अपना बनाया। भारतीय टीम ने कुल 5वीं बार विश्व कप को अपना बनाया है। इससे पहले टीम साल 2000, 2008, 2012, 2018 में विश्व कप को जीत चुकी है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी। भारतीय टीम पूरे विश्व कप के दौरान अजेय रही और टीम ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त दी। वहीं राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने भारतीय अंडर 19 टीम को क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर 5वीं बार जीत हासिल करने पर बधाई दी। वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय युवा खिलाड़ियों की ये उत्कृष्ट उपलब्धि देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। Bringing laurels to the country by winning the ICC Under-19 World Cup held in the West Indies from 14th January to 5th February 2022 for the record 5th time, the maximum number for any country. The outstanding accomplishment of our young sports persons is a matter of great pride for the entire nation. Their unwavering focus, persistent hard work and remarkable dedication, especially during the challenging times due to pandemic, would inspire our budding sports persons to emulate and improve upon their achievements. बात कर लेते हैं अब टेनिस की, जहां भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने ATP रैंकिंग की युगल स्पर्धा में शीर्ष 100 में जगह बना ली है।
रामकुमार ने ये उपलब्धि हमवतन रोहन बोपन्ना के साथ टाटा ओपन महाराष्ट्र का खिताब जीतने के बाद हासिल की। एटीपी की नवीनतम रैंकिंग में रामकुमार करियर के सर्वश्रेष्ठ 94, जबकि बोपन्ना 8 स्थान के फायदे के साथ 35वें पायदान पर हैं। बात करते हैं फुटबॉल की। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच लीग में गत चैंपियन लिली को 5-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही पीएसजी की टीम ने मजबूत बढ़त बना ली है। फ्रेंच लीग मुकाबले में डेनिलो पेरेरा ने 10वें और 51वें मिनट में लिली के खिलाफ 2 गोल दागे, जबकि प्रेस्नल किम्पे, मेसी और काइलिन एम्बापे ने अन्य गोल किए। लिली के लिए एकमात्र गोल स्वेन बोटमैन ने 28वें मिनट में किया। पिछले सीजन में पीएसजी को लिली से हार का मुंह देखना पड़ा था। तो फिलहाल ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रमा के पास। धन्यवाद गौरव, तमाम खेल जगत की खबरों की जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। How do I protect nature? Nature takes care of itself. Nature is circular. If we can make our agriculture circular, we don't need fertilizers, we don't need pesticides. Because you put these pesticides, then the pests evolve. Then you need even stronger pesticides. So it's a never-ending cycle of violence and destruction against other species. We need to learn to live in harmony with nature. And what Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Haryana and many other states and Himachal have shown is that it is possible. I am Satya Tripathi, the Secretary General of the Global Alliance for a Sustainable Planet. You can watch me in conversation with Munmun Bhattacharya on DD India. हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज़ के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है, प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है हर वक्त की हर खबर। इस वक्त में सब पर नजर। देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जिनके बारे में आप विस्तार से जानना समझना चाहते हैं। ऐसी खबरें जो देश पर, समाज पर, आप सब पर असर डालती हैं। क्या है इन खबरों का एजेंडा, क्या है इन खबरों के मायने, इन खबरों पर हम बात करेंगे इस वक्त में। चर्चा करेंगे, अपने खास मेहमानों से जुड़ेंगे, अपने सहयोगियों से, देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से चल रहा है। यूपी में चुनाव प्रचार, बीजेपी ने जारी किया है अपना संकल्प पत्र, क्या कुछ वादे किए हैं जनता से, इसको देखेंगे। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। परिवारवाद, आपातकाल, जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। और ममता बनर्जी के यूपी दौरे के क्या है खास मायने, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज की खबरों का एजेंडा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब। परिवारवाद, आपातकाल, जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, देश की बेटियों को तंदूर में जलाने की कोशिश न होती। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार ने सभी वादों को किया पूरा, बीजेपी ने सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का किया काम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज होगा समाप्त। इस चरण में 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और 2 दिन के दौरे पर ममता बनर्जी लखनऊ में वर्चुअल रैली के जरिए अखिलेश को जिताने की अपील की। 2024 में टीएमसी यूपी में उतारेगी अपने कैंडिडेट्स। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के जगह छीनने के लिए टीएमसी की जद्दोजहद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब जो उन्होंने जिस तरह से दिया। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया है और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई वे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न लगता, जातिवाद की खाई न होती, सिखों का नरसंहार न होता। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा। पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहले कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में प्रेरक अवसर, ये कहा प्रधानमंत्री ने। कोरोना काल में देश आगे बढ़ता रहा। पिछले 100 साल में मानव जाति ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा। कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर सरकार ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरोना काल में भारत ने दवाई पहुंचाने के लिए बड़ा काम किया। भारत की लीडरशिप क्षमता की पूरी दुनिया ने तारीफ की, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी भी की।
तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया है, क्या कुछ कहा है, आइए उनके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी जिन्होंने लगाई वे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक ना होता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद की खाई ना होती, कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार भी ना होता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। और प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहले कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। डेमोक्रेसी, डिबेट, ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2014 से पहले 500 स्टार्टअप्स, इस 7 साल में 7000 स्टार्टअप्स इस देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में इस मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, एक सिनोनिमस हो गया है। आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है। और प्रधानमंत्री के संभाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब पर आज हमारे संवाददाता राजेश राज इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ और विश्लेषण के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन परिसर से। राजेश, प्रधानमंत्री ने तमाम विविध विषयों की बात की, न सिर्फ जो उनकी सरकार ने किया है उसकी तो बात की, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर हमला बोला और ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस की वजह से देश को कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल निखिल, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से राज्यसभा तक
का जो सफर प्रधानमंत्री का रहा कल शाम से लेकर आज तक का, इन दोनों सदनों में अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। कल लोकसभा में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कांग्रेस को ये बताया कि कैसे 1972 से लेकर अब तक कई राज्यों में उनका बेदखल होना भारतीय राजनीति के लिए एक अविस्मरणीय घटना बन गई है। वहीं आज उन्होंने कांग्रेस की जो कारगुजारियां रही हैं, कांग्रेस के जो काम रहे हैं, इमरजेंसी समेत तमाम जो देश भर में भ्रष्टाचार और परिवारवाद की जो गंगोत्री बहती रही है, उनको उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से रेखांकित किया। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस के जो तमाम सांसद थे वो बौखला गए और उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता हैं, उनके नेतृत्व में वो सदन के बाहर चले गए, उन्होंने सदन का बायकॉट कर दिया। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के संबोधन में जहां एक तरफ कांग्रेस की जो कारगुजारियां थी उसको उन्होंने एक्सपोज करने का काम किया, वहीं उन्होंने कोरोना काल में फेडरल स्ट्रक्चर कैसे मजबूत हुआ, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे सुदृढ़ हुए, उसका उन्होंने जिक्र किया और उपलब्धियों का खाका भी बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया और कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब हिंदुस्तान बन गया है। अब वो गए दिनों की बातें हैं जब हिंदुस्तान में एक भी मोबाइल की कंपनियां नहीं थी और दूसरे मुल्क पर हमारी डिपेंडेंसी थी। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों कंपनियां हैं जो मोबाइल का निर्माण कर रही हैं और मोबाइल का एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान तरक्की की इबारत लिख रहा है और कोरोना काल में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कैसे तरक्की की इबारत लिखते रहे और इस महामारी से निपटने में दोनों की भूमिका कैसे बेहतरीन रही, इसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि सिर्फ किसी एक सरकार के बूते इतनी बड़ी महामारी को हराया नहीं जा सकता था। केंद्र और राज्यों के जो संबंध थे उसको सुदृढ़ करते हुए हमने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कोरोना पीरियड में 23 बार राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इस मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं जो संघीय व्यवस्था है हिंदुस्तान का वो भी मजबूत हुआ है। आपने जिस तरह से बताया, प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों पर, एक तरह से परिवारवाद पर जो है उस पर बड़ा जमकर हमला बोला। वो कांग्रेस से लेकर जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं उन सब के लिए लागू होता है। उन्होंने कहा कि अगर परिवारवाद आता है तो सबसे पहले जो टैलेंट है वो किल होता है। ये एक बड़ी समस्या है और जब तक परिवारवाद नहीं खत्म होगा तब तक सही मायनों में लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, और उन्होंने ये भी अपील किया निखिल, उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता की भूमिका नहीं होती है, विपक्ष की भी भूमिका होती है। मानो कि अगर कोरोना काल में आपने सर्वदलीय बैठक का बायकॉट किया, सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आए और उन्होंने शरद पवार का जिक्र किया कई बार पूरे अपने संबोधन के दौरान। उन्होंने शरद पवार की तारीफ की और कहा कि जब ये कांग्रेस के लोग सर्वदलीय बैठकों का जब बहिष्कार कर रहे थे, बैठक में नहीं आ रहे थे, विरोध कर रहे थे, हमारी वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, तो शरद पवार ने कहा कि जो हमारे साथ के लोग हैं या अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हम समझाने बुझाने का काम करेंगे और बैठक में आने के लिए प्रेरित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर जो प्रधानमंत्री के भाषण का लब्बोलुआब था वो विपक्ष पर जहां उन्होंने करारा हमला बोला, वहीं उन्होंने यह अपील भी की कि संसदीय लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ आकर कई मुद्दों पर काम करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और इसके लिए सरदार शरद पवार की भूमिका का उन्होंने कई बार उल्लेख किया और यह बताने की भी चेष्टा की कि संसदीय लोकतंत्र में सिर्फ किसी एक व्यक्ति का महत्व नहीं होता है और आप अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति तो जिम्मेदार बनिए। अगर सरकार के प्रति आप जवाबदेह नहीं बनना चाहते तो क्षेत्र की जनता के प्रति आपकी जवाबदेही क्या होनी चाहिए, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और इशारों ही इशारों में विपक्ष पर यह भी हमला बोला, तंज भी कसा, चुटकी भी ली, अटल जी की कविता भी सुनाई। व्यंग, चुटकी और आक्रामकता का एक अनोखा संगम प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने आक्रामकता के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर इमरजेंसी की याद दिलाई और साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश में इमरजेंसी का दंश नहीं झेलना पड़ता, कांग्रेस ना होती तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार की गंगोत्री भी नहीं बहती। उन्होंने देश के युवाओं के लिए और देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी उसको कोरोना पीरियड में कैसे मजबूत किया, कैसे पक्का मकान देने का वायदा सरकार पूरा कर रही है, इसको रेखांकित किया। और कोरोना पीरियड में
हर एक घर तक अनाज पहुंचाने का जो वायदा था कि भूख से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, इस पर सरकार ने कैसे पूरा रोड मैप बनाया, इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण संसद के दोनों सदनों में बिल्कुल यादगार भाषण के तौर पर याद किया जाएगा। पूरा देश उनके भाषण को याद करेगा और कांग्रेस को भी उनके भाषणों से सीख लेने की जरूरत जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। जी राजेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। राजेश ने बहुत विस्तार से इसका खाका दिया। बहुत शुक्रिया राजेश, जो आपने जानकारी दी संसद भवन परिसर से। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से सुदेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, गुरदीप सप्पल जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका भी। सबसे पहले अगर हम गुरदीप सप्पल जी के पास आए, गुरदीप सप्पल जी आपके पास आते हैं, और सबसे पहले ये जानना समझना चाहेंगे कि जिस तरह से परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से इस राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा हुई और उस पर जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, वो लगातार हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि अगर टैलेंट कहीं किल होता है तो वो परिवारवाद में किल होता है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी दुखती रग पर हाथ रखा प्रधानमंत्री ने? दुखती रग तो नहीं, लेकिन आज दिन दुखद है, क्योंकि प्रधानमंत्री 8 साल इस देश में शासन करने के बाद उनको अपने ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कहने के लिए कुछ नहीं मिला, केवल चुनावी बातचीत करके वो हटे। कुछ नहीं देश को बताया कि जो देश जवाब चाह रहा है, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की एक पूरी नीति और सरकार के जो काम है उसके ऊपर बात होनी होती है, वो कुछ नहीं की। लोग जानना चाह रहे थे, जो अभी छात्र आंदोलन कर रहे थे कि जॉब्स का क्या हो रहा है, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं। उनको रेलवे की जॉब से लेकर जितनी जॉब आज निकलनी है कोई उस पर बातचीत नहीं की। किसानों से वायदा किया था पिछले महीने, उस पर क्या हो रहा है, कोई बातचीत नहीं की। फर्टिलाइजर की बजट कम कर दिए, लोग पूछ रहे हैं, कोई बातचीत नहीं की है। चाइना के सवाल पे लोग पूछ रहे हैं, कोई बातचीत नहीं की है। चाइना के सवाल दोनों, व्यापार के लेवल पे भी और चाइना जो अंदर घुसा है उसके लेवल, कोई बात नहीं। और उससे भी बड़ी दुखद बात एक और है कि प्रधानमंत्री जी की स्मृति से 1 साल का लोप हो गया है। मार्च अप्रैल 2020 में जब कोविड का संकट शुरू हुआ था और लॉकडाउन लगा था, देश ने विभाजन के बाद पहली बार वो दृश्य देखे थे कि लाखों मजदूर सड़क पर अपने बच्चों को समेटे, सामान को समेटे पैदल चले जा रहे हैं। और इसका जवाब तो खैर इसका जवाब जो है, बात पूरी होने दीजिए जी, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने सुदेश वर्मा जी देंगे, लेकिन आपसे गुरदीप जी ये जानने की कोशिश करेंगे कि पहले एक बात, जो प्रधानमंत्री ने सवाल उठाए क्या वो मौजूद है या नहीं? तो बोलेंगे ना, जो प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया, जो मैंने प्रश्न किया उसका भी जवाब दे दीजिए गुरदीप जी। मैं कह रहा हूं सवाल ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पीएम से क्या उम्मीद होती है। पीएम ने वो मजदूर जो पैदल जा रहे थे उन पे ये आरोप लगा दिया कि उन्होंने कोरोना फैला दिया गांव में, जबकि यूपी में उसके 1 साल बाद त्राही त्राही मची है। उस 1 साल के बीच में वो इस तरह का आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया था? मैंने तो कभी नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया हो कि लोग जो पहुंचे उन्होंने कोरोना फैला दिया। सुदेश वर्मा जी इसका जवाब देंगे? बात नहीं कर रहा है। सुदेश वर्मा जी, कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या बोला? सुदेश वर्मा जी इसकी बात आप जवाब देना चाहेंगे? क्या करना था, उन्होंने क्या नहीं किया? सुदेश जी, ये कह रहे हैं कि दुखती रग पर नहीं हाथ रखा, बल्कि ये भाषण उनका दुखद रहा है, उन्होंने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सरकार का एक पॉलिसी स्टेटमेंट है ना। सुदेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं बोल रहा हूं। जी सुनाई पड़ रही है आपको? जी बोलिए। हाँ, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या है? वो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो वो नरेंद्र मोदी सरकार का ही एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। अपने ही पॉलिसी स्टेटमेंट पर क्या कमेंट करना। उसके बाद जो चर्चा हुई, चर्चा के फिलहाल आपसे चर्चा में दोबारा जुड़ेंगे। आपसे चर्चा में दोबारा जुड़ेंगे। एक लाइव कार्यक्रम आ रहा है बीजेपी का संकल्प यात्रा का, संकल्प पत्र का उत्तराखंड से, उसमें हम एक बार आपको जोड़ते हैं, अपने दर्शकों को सीधा लाइव लिए चलेंगे। आपको उनके कारनामों का पता तो है ही है, फिर भी वो क्या करने वाले हैं देखिए। दिल्ली में ये अनेक दशकों तक सत्ता में रहे, इनके नेता यहां सैर सपाटे के लिए आते रहे, लेकिन तब इनको न उत्तराखंड की याद आई,
न उत्तराखंड के तीर्थ क्षेत्रों की याद आई, न उत्तराखंड के टूरिज्म की याद आई, न ही इनको 4 धाम की याद आई। इतने सालों तक उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार रही, तब उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन उस समय भी केदार धाम की, बद्री धाम की, गंगोत्री यमुनोत्री की याद उनको कभी नहीं आई। उनकी डिक्शनरी में ये नाम ही नहीं थे। इन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि उत्तराखंड के लोगों को कनेक्टिविटी के अभाव में, आवागमन की सुविधा के अभाव में कितनी मुश्किल होती है। उत्तराखंड से पूरे के पूरे परिवार पलायन कर जाएं, लेकिन इतने सालों तक कांग्रेस को उनकी भी याद नहीं आई। गांव के गांव खाली हो गए। आज डबल इंजन की सरकार 4 धाम को दिव्य और भव्य बना रही है। 4 धाम के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी बना रही है। साथियों, ये सही कह रहे हैं कि इन्हें 4 काम आते हैं। अब मैं जरा वर्णन कर रहा हूं, उन्हीं की बात को मैं बताता हूं। वो 4 काम की बातें करते हो, 4 काम क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या पड़ा है, उनका भूतकाल इन बातों का गवाह है, वो क्या है। पहला काम, ये जो भी करेंगे वो एक परिवार के हित के लिए करेंगे। दूसरा काम, ये जो भी करेंगे उसमें भ्रष्टाचार होगा ही होगा। तीसरा काम, ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। देश को टुकड़ों में बांटने के षड्यंत्रों को वे अपनी वोट बैंक के कारण ये खेल खेलते रहे हैं, खेल खेलते रहेंगे। ये योजनाओं में भेदभाव करेंगे, सिर्फ अपनी वोट बैंक संभालेंगे। चौथा काम, बरसों तक ये परियोजनाओं को लटका कर रखेंगे ताकि लंबे अरसे तक उसमें से ये दोहन करके अपना जेब भर सके। आज इनके इन 4 कामों का पूरा कच्चा चिट्ठा मैं आपके लेकर के आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। उत्तराखंड की धरती से मेरा एक विशेष नाता रहा है, आप लोगों से मेरा विशेष नाता रहा है। और आज नहीं, मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी, गुजरात के मुख्यमंत्री के पहले संगठन का काम करता था तब भी, और उसके पहले भी मेरी एक जिंदगी थी। मैं आपके बीच में रहा हूं, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, आपके दुख दर्द को जानता हूं, अपने सपनों को जानता हूं। और जब आपका कोई यहां बैठा है तो आपके लिए जिएगा कि नहीं जिएगा, आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बीच में रोड़े अटकाने वाले लोग बैठ गए तो मैं कितना ही चाहूं, कितना ही करना हो, मैं कर पाऊंगा क्या? गलती मत करना मेरे भाइयों बहनों। उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तराखंड के गांव गरीब के लिए
किसी भी हालत में गलती नहीं करना। भाइयों और बहनों, जब दिल्ली में इनकी सरकार थी, कांग्रेस के नेता, यूपीए के नेता दिल्ली सरकार में बैठे थे, और आप ही के उत्तराखंड के एक नेता, उस जमाने में तो बड़े रसूखदार नेता, यहां मंत्री थे। 2000 से 2014 के दौरान उत्तराखंड में सड़कें बनाने के लिए, याद रखिए आपके साथ क्या हुआ है, और उसी के तराजू पे तोलिए, जब उनकी सरकार थी और आपके उत्तराखंड के एक नेता उस सरकार में यहां मंत्री बैठे थे, परिवार की सेवा में लगे थे, उस समय सड़कें बनाने के लिए इन्होंने केवल 2800 करोड़ रुपए दिए, यानी मुसीबत से 2,500-3 हजार करोड़। 2014 में आपने हमें आशीर्वाद दिया। उन्होंने 7 साल में क्या किया था वो मैंने बताया। हमने इन 7 सालों में उत्तराखंड में सड़कों और हाईवेज के लिए करीब 33,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, उनके टाइम में 7 साल में 2800 करोड़, 3,000 से भी कम, और हमारे 7 साल में 33,000 करोड़ रोड बनाने के लिए। आप मुझे बताइए, आपका भला हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यानी 10 गुने से भी ज्यादा। एक और बात, देख रहे थे प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन इस वक्त उत्तराखंड के लिए, और वो बीजेपी की एक संकल्प यात्रा को संबोधित कर रहे थे। और अब यहाँ पर एक बार दोबारा अपनी हम चर्चा में जुड़ेंगे जिस पर बात कर रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसका जो जवाब दिया, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा बीजेपी से जुड़े हुए, गुरदीप सप्पल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ प्रमोद सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो चर्चा में हम आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद सिंह जी के पास आते हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से अभी हमने सुना कि गुरदीप सप्पल जी ने कहा कि ये दरअसल प्रधानमंत्री का जो अभिभाषण रहा, ये उन्होंने तमाम सारे इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जिसको वो चाहते थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा। आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री के इस एड्रेस को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से परिवारवाद पर प्रश्न उठाए, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार पर लेकर के प्रश्न उठाए, ये सारे प्रश्न हैं जो सिर्फ चुनावों में नहीं हमेशा से उठाए जाते रहे और पहले भी उठाए गए हैं। परसों बोल रहे थे, तो जो उनका भाषण था वो एक तरह से, मैं उसको राष्ट्रपति के अगर अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे बात कर रहे थे मुख्य विपक्षी पार्टी के बड़े नेता जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे, तो वो उनका जो अटैक था उसको और आप देखेंगे तो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिसको उन्होंने कहा नहीं। बजट तो उन्होंने कुछ हुआ नहीं है, उसके ऊपर जो भी कोई बात हुई धन्यवाद प्रस्ताव पे बात हुई नहीं। तो अब इस समय अगर देश के प्रधानमंत्री लोकसभा में, राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने से पहले जब उनका भाषण होता है उसका जवाब देना मेरे हिसाब से जरूरी था। उन्होंने सारी बातें बताई हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया। गोवा के बारे में भी बताया उन्होंने, जम्मू कश्मीर के बारे में ही बोला, पंजाब में आतंकवाद के भी बारे में बोला, बहुत सी चीजें थी। और अब चूंकि सप्पल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो वो अब उस नजरिए से देखते हैं, लेकिन मैं अगर आप डिस्पैशनेट इसकी एनालिसिस मांगेंगे तो प्रधानमंत्री ने वो सारी बातें कही जिसको उनको जवाब देना बनता था। अगर वो नहीं बोलते, यही सप्पल साहब बोलते कि वो प्रधानमंत्री चुप हो गए, राहुल गांधी ने बोला था, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बिना नाम लिए पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। साथ साथ रोजगार की भी बात की, कोरोना नियंत्रण जो इस समय पूरे शताब्दी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य त्रासदी है उस पर भी बात की। और जो वो एक माइग्रेंट लेबरर वाला जो एक स्पेक्टिकल खड़ा हुआ था हमारे देश में, हमने जब देखा था जब आनंद विहार में अचानक 4 लाख लोग आ गए, या बॉम्बे के बीटी या छत्रपति शिवाजी स्टेडियम जो टर्मिनल है, लोकमान्य टर्मिनल में जो भीड़ हुई थी,
वो क्यों हुई थी, जबकि ये कहा गया था, प्रधानमंत्री का भी जो भाषण था उसमें कहा गया था जो जहां है वही रहे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी उनका ध्यान देना, जो जहां थे उनको खाना, पानी और स्वास्थ्य सवैया मुहैया करवाना। तो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट, इसमें आप सारा के सारे अंडे जो है केंद्र सरकार के बास्केट में डाल के बच नहीं सकते। जनता को सब पता है। अब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट जी, तो स्टेट से एब्डिकेट कर नहीं सकते। महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे, केरल की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। तो प्रधानमंत्री के भाषण में तो वही था जो उनके ऊपर आरोप था, उन्होंने जवाब दिया। सरकार के मुखिया है, उन्होंने सारी बातें बताई। चलिए सुदेश वर्मा जी के पास आते हैं। सुदेश वर्मा जी, ये कहा जा रहा था कि परिवारवाद की उन्होंने चर्चा की, भ्रष्टाचार की उन्होंने चर्चा की, एक फहरिस्त गिनाई कि अगर कांग्रेस ना होती तो इस देश में क्या क्या ना होता। और गुरदीप सप्पल जी कह रहे हैं कि दरअसल उन्होंने उन सवालों के जवाब नहीं दिए जो उनसे पूछे गए थे। क्या ऐसा आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय रहा जो उन्होंने छुआ नहीं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बता रहा था कि ये राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, जो सरकार की पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं। उस पर प्रधानमंत्री क्या कमेंट करेंगे, वो तो सरकार की पॉलिसी है। लेकिन जो मुद्दे आए, जो लोगों ने, अपोजिशन ने जो मुद्दे उठाए और जिस तरह के एरोगेंस से कांग्रेस ने चीजों को रखा, उस एरोगेंस पर बोलना बहुत आवश्यक है और उन सारे मुद्दों का उत्तर दिया गया। और ये कांग्रेस का एरोगेंस ही तो है जो उसे इस बात को स्वीकार करने नहीं देता कि वो पार्टी अब सत्ता में नहीं है। और जब आप चीजों से समझेगा, आज अगर प्रधानमंत्री ने बताया नहीं जी, 100% वैक्सीनेशन होने जा रहा है हमारे यहाँ इंडिया में, जितने जोरों से मोबाइल सेट का मैन्युफैक्चर पहले कभी नहीं हुआ, तो निश्चित ही ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस के लिए सत्ता जो थी, सत्ता एक किसी खास कॉम्बिनेशन से, उसके बाद परिवारवाद का मतलब ये नहीं है कि आप राजनीतिक परिवार से हैं तो आप परिवारवाद हैं। डिसाइड ये देखिए, आप प्रदेश में देखिए ना, चाहे वो तेलंगाना में चले जाइए, चाहे आप आंध्रा में चले जाइए, चाहे वो पंजाब में चले जाइए, चाहे वो लोकदल में चले जाइए, समाजवादी पार्टी में चले जाइए, सारे जगह आपको परिवारवाद ही दिखेगा। तृणमूल कांग्रेस में भी वही कांग्रेस में भी है। तो आप बताइए कि कांग्रेस जब बात करती परिवारवाद इस देश को एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके बाद आप इस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे लगता है ये भारत आपकी जागीर है, आप कोई राजघराने से हैं। ये डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री जी को जब आप एड्रेस कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा तो सभ्यता से आप पेश आएंगे। जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कांग्रेस नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ, ये बताता है कि व्यक्तिगत जो वैमनस्य है उससे प्रभावित है। कोई राजनीतिक चार्जेस तो आप लगाते नहीं। चलिए, गुरदीप सप्पल जी कुछ कहना चाहते हैं? बताइए जो आप बताइए, क्या ये सही नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने जब कोरोना में मजदूर थे उनकी हिफाजत करनी थी, उन्हें राशन देना था और पैनिक क्रिएट करके उन्हें भेज दिया बिना इंश्योर किए वो कैसे जाएंगे? क्या यही चीज दिल्ली में नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल ने वो नहीं किया कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में भेज दो। आप अपने दायित्व को भूल जाएंगे और उसके बाद जब ये मुद्दा उठेगा तो आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं था। ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना। जी, चलिए, गुरदीप सप्पल जी कुछ कहना चाहते हैं। गुरदीप सप्पल जी, आप अपनी बात रखें, उसके साथ साथ एक बात ये बताएं कि जब ये भ्रष्टाचार या जो परिवारवाद जैसा मुद्दा है, इसको छूने पे, इसके पास आने पे आप लोग असहज क्यों हो जाते हैं? इस पर बात क्यों नहीं करते? आपको नहीं लगता है कि परिवारवाद का विरोध होना चाहिए? और लोकतंत्र में कहीं ना कहीं ये जब कहा जाता है कि लोकतंत्र को कमजोर करता है परिवारवाद, तो इसमें कोई शक शंका नहीं है, इसमें आप सबको साथ आना चाहिए। इस पे भी बोलूंगा, लेकिन जो पहले बात बोली गई वो ये बोले कि प्रधानमंत्री जी ने एक एक मुद्दे का जवाब दिया। राहुल गांधी ने तो चीन का मामला भी उठाया था कि 14 कमांडर्स लेवल की बातचीत हो चुकी है, 14 राउंड की, और चीन जगह खाली नहीं कर रहा है। क्या इस देश को यह अधिकार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का वो इस पे जवाब सुनते? देश को यह भी तो अधिकार था कि प्रधानमंत्री जी ने जब मेक इन इंडिया की बात की उस दिन, तो उनको यह बताना चाहिए था कि जब उन्होंने मेक इन इंडिया शुरू किया था तब मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 17% था इस देश के जीडीपी में, और उन्होंने कहा था 2022 में मैं 25% पे ले जाऊंगा और 10 करोड़ जॉब दूंगा। हुआ क्या? वो 14% पे आ गया, उल्टा हो गया। जो देश में मैन्युफैक्चरिंग होती भी थी वो भी जवाब मैं तो नहीं दूंगा। इसका जवाब तो खैर बीजेपी की तरफ से आना चाहिए, लेकिन इसमें कोरोना काल भी आपको जोड़ना चाहिए गुरदीप जी। देखिए, इसमें कोरोना काल भी आपको जोड़ना चाहिए। खैर, आप अपनी बात कर लीजिए। बिल्कुल दूसरे के बीच में नहीं बोल रहा।
मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, चलिए सुदेश जी बीच में मत बोलिए। दरअसल मेरे जहन में एक बात थी गुरदीप जी, इसलिए मैंने कह दिया। कोविड आने से पहले, चलिए गुरदीप जी अपनी बात पूरी करिए। मेक इन इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन था वो 12% पे रह गया था 17 से, कोविड से पहले। देश को ये बताना जरूरी है, आप लोग वो भी समझिए, क्योंकि इस देश में जॉब्स एक मुद्दा है और प्रधानमंत्री जी को उस पर बोलना चाहिए था कि उनके पास क्या प्लान है देश के लोगों को जॉब देने का। कोई प्लान नहीं है। आज पूरा दुकानदार, पूरा डिस्ट्रीब्यूटर, पूरा होलसेलर परेशान है कि एक बड़ा कंपनी आके सबको बाहर कर रही है और डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रही है। कोरोना काल का जो टाइम था, जिस वक्त पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था नीचे हुई, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में हुई, गुरदीप जी उसको एड्रेस करेंगे, उसको भी एड्रेस करेंगे कि नहीं, उसको अकाउंट में लेंगे कि नहीं? सुदेश जी आप बताइए, उसको अकाउंट में लेना चाहिए कि नहीं? उसी जनता ने चुने जिस जनता ने मोदी जी को चुना, पर बीजेपी के लोग उस जनता की भावना की कदर ना करके केवल यही कहना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, ये प्रश्न उठाया जा रहा है, तो इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात, इस पर जहां तक चलिए गुरदीप जी आप अपनी बात कह चुके हैं, सुदेश जी को भी कुछ कहना है। परिवार की पार्टी है, वो तो अपने अध्यक्ष तक खुद नहीं चुनती है। आज तक चुनाव नहीं हुआ अध्यक्ष का आपके यहाँ बीजेपी के अंदर। जो आरएसएस, ये तो आपने उल्टी बात बताई, ये तो आपने नई बात बताई। ये बीजेपी ही कहती है कि उनके यहाँ एक कार्यकर्ता भी जो है, एक अदना सा कार्यकर्ता जो है वो अध्यक्ष हो सकता है। वो इसी बात का तो दम भरते हैं और इसी बात का कहते हैं कि हम पार्टी विद द डिफरेंस है। सुदेश जी क्या जवाब देंगे आप? सुदेश जी क्या जवाब देंगे? सीधी भर्ती शुरू कर दिया। चलिए गुरदीप जी थोड़ा सुदेश जी को भी सुन लें। सुदेश जी आप बताइए, अपनी बात रखिए। पोजीशन आपने खाली करके उनके लिए कर दी। सुदेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? बात कर रहे हैं अभी। सुदेश जी आप हमें सुन पा रहे हैं? सुदेश जी आप अपनी बात रखिए। हेलो सुदेश जी। जी मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल आपसे ही कह रहे हैं। देखिए ये जो बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता, ये बोलना क्या चाह रहे हैं आप? ये बताइए, क्या ये सही नहीं है कि भारत के जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं आज वो कांग्रेस की देन है? अगर कांग्रेस को हटाकर भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को चुना है तो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए चुना है और उन प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, आज के दिन अगर सरकार बोलती है कि 68% जो डिफेंस का इक्विपमेंट है वो हम इंडिजिनियसली खरीदेंगे, ये किसकी देन है? आप तो ये कर नहीं सकते थे क्योंकि आपको फॉरेन में पैसा लेना था, घूस लेना था, स्विस अकाउंट में रखना था। ये सब बंद हो चुका है क्योंकि डिफेंस जो इतना सेंसिटिव मामला है और उस पर आप चाइना की आप बात कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए क्या प्रश्न आपको पूछने हैं, क्या नहीं पूछने हैं। फैक्ट्स तो आपके पास कुछ है नहीं। आपको लग रहा है चाइना ने कब्जा कर लिया है भारत में और हम लोगों का स्टेटस ये है कि हम लोग, हमारी सेना खड़ी है वहां, मैन टू मैन खड़ी है। आपको ये सब पता है? आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? चाइना ने आपको बोला है क्या ये प्रश्न पूछने के लिए? जनता सेटिस्फाइड है, आपको सेना पर भरोसा नहीं है, आपको लोगों पर भरोसा नहीं है, तो आपको सेटिस्फाई करना नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जनता को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर लगातार बात करने की जरूरत है और ये बात सत्य है कि को यूं ही थोड़ी ना लाया गया। चलिए आप तीनों खास मेहमानों का, हमारे पास वक्त बस इतना ही है, तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। गुरदीप सप्पल जी आपका भी शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। सुदेश वर्मा जी आपका भी शुक्रिया और हमारे साथ में बने रहे प्रमोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी। उसको चाहे ये कहा जाए कि ये वक्त नहीं है, ये चुनावी मुद्दा है, या जो आरोप प्रत्यारोप है उसका जो दौर है वो तो चलता रहेगा, लेकिन जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनका जवाब जरूर दिया जाएगा।